गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस पंचायती राज संस्थान का सपना देखा था। आजादी के 75 साल के बाद आज भी ग्रामीण भारत हाशिए पर है। यह बात देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपए चलने वाला गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण भारत में सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजना इस तरह हाशिए पर हो जाती है कि विकास बहुत पीछे छूट जाता है। हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के प्रखंड मोरबा में ग्राम पंचायत राज चक सिकंदर में हम एक युवा बौद्धिक संपदा से युक्त और समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के जज्बे से चैरिटी बिगिंस एट होम मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ राजनीति में आए हैं। उनका नाम है संतोष यादव जी। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमें ये बताइए संतोष जी कि आपने पीजी किया है, सामाजिक विकास की गतिविधियों से आप जुड़े रहते हैं। ऐसा क्या लगा कि राजनीति में आकर ही अब समाज सेवा हो सकता है, राजनीति में आकर ही हम अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं? ऐसा क्या, कब ऐसा आपको लगा? आपने किस ऐसी घटना या किस ऐसी बात से आप प्रेरित हुए कि आप राजनीतिक में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए? सबसे पहले आप सबको नमस्कार मेरा। उसके बाद हम अपने पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों को नमस्कार करते हैं। हमारे चाहने वाले, हमारे शुभचिंतकों सबको नमस्कार, प्रणाम। सर, जहाँ तक आपका सवाल है कि आप राजनीतिक से प्रेरित कब हो गए, कैसे हो गए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि हम देख नहीं पाए, हमारा उस समय जन्म नहीं हुआ था। हमारे पंचायत के प्रथम मुखिया हमारे परदादा स्वर्गीय यद्दू राय जी, उनके बारे में जब हम कुछ बड़े हुए, मतलब ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किया और गांव के मतलब घूरा, और समझते होंगे घूरा, आग का ठंड में जो बैठ घूरा में चौक चौराहे पर या कहीं भी बड़े बुजुर्गों, चाचा दादाओं के पास बैठते थे। और जब हमें वो रेस्पेक्ट मिलता था इसलिए कि ये जद्दू बाबू के पोता है, महाराज साहब के पोता है, मुखिया जी के पोता है, इस वजह से हमें रेस्पेक्ट मिलता था। और जब उनके पास बैठते थे और जब उनके कृतियों का गुणगान हमारे सामने होता था कि उन्होंने ये किया वो किया, इस गांव में मतलब 2.5 बीघा जमीन डोनेट किया, हॉस्पिटल बनवाया, इस पिछड़े और हरिजन बगल में जहां हम बैठे हुए हैं उसके जस्ट बगल में लाइब्रेरी है। सर, ताज्जुब होता है कि इस बैकवर्ड और SC ST के गांव में उस जमाने में आज से 70 साल पहले उस इंसान का क्या सोच रहा होगा कि उन्होंने पुस्तकालय का निर्माण कराया, उन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण कराया, कई विद्यालयों का निर्माण कराया। और आप समझ सकते कि उस समय कोई इस तरीके का सरकारी फंड नहीं था। हमें ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें प्लानिंग कमीशन की उस रिपोर्ट के आधार पर हर घर को जल, नल और मूलभूत सुविधाओं देने के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। ऐसे में आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय के प्रोग्राम को, सपनों को आगे कैसे साकार करेंगे? 7 निश्चय योजना एक काफ़ी अच्छी योजना है। जब हमने उसका स्टडी किया है, अगर उसको ज़मीन पे लागू किया जाए तो हो सकता है, लेकिन हम बेबाकी से कह सकते हैं कि उस 7 निश्चय योजना या नल जल योजना हो या कोई भी हो, उसको लागू करने की अगर एक पंचायत के मुखिया, एक प्रतिनिधि की बात करे तो वही ईमानदारी से लागू कर सकता है, जिसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति होगा और वो मतलब जनता के लिए समर्पित होगा, वही कर सकता है। अन्यथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कुछ भी कर लेगा, वो सक्सेस होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को लाया गया। उद्देश्य यह था कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के लिए पलायन को रोका जा सके और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे में आपके नेतृत्व में कैसे इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा और जो जरूरतमंद हैं जिनके लिए ये योजना बनी, उन तक ये योजना कैसे पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हमने अभी तक देखा है
कि जिन मनरेगा में जिन मुखिया ने मनरेगा योजना को चलाया है वो मजदूरों और पलायन रोकने के लिए नहीं चलाया है, बल्कि मुखिया से विधायक बनने का पूरा मतलब पूंजी स्टॉक करने का उन्होंने तरीका अपनाया है। जेसीबी चलाई जाती है, ट्रैक्टर चलाई जाती है, और कुछ चुनिंदा लोगों को, अपने जो समर्थक होते हैं उनके नाम पर, जो मजदूर नहीं होते हैं, ऊंचे घराने के लोग होते हैं, बड़े बड़े गांव के लोग, जमींदार लोग होते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खाते पर पैसा मंगाया जाता है और उनको 100, 200, 500 रुपया छोड़ करके बाकी पैसा उनसे ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी लोग दे भी देते हैं और उनको ये समझाया जाता है कि इसमें आपका जाता क्या है, जो है 200, 500 आपको दे रहे हैं, हमको ऊपर तक देना पड़ता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर मैं इस पंचायत का मुखिया बना तो सबसे पहले मनरेगा को पूरी ईमानदारी से लागू करने की अपने तरफ से अथक कोशिश करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर महिलाओं से दूर रहते हैं। आपके नेतृत्व में ऐसा क्या मिशन, क्या विजन होगा कि उन महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा? उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मुद्रा योजना और सरकार की अन्य कई रोजगार परक योजनाओं को आप कैसे अपने पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर लागू करेंगे? कोई भी प्रतिनिधि पहले जो होता था, या बहुत सारे ऐसे अभी हैं वो महिला से नहीं जुड़े हुए हैं, महिलाओं तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ये जो डिजिटल सिस्टम जब से चला है, जो आपने फेसबुक, सोशल मीडिया की जो आपने बात करी है, मतलब हम बहुत कट्टर समर्थक हैं सोशल मीडिया का, कि आप अपनी बात घर बैठे आप कहीं तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपका वोटर अभी मान लीजिए दिल्ली में हो, बम्बे में हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आप उनसे अपना वोट लेना है, वो डायरेक्ट मान लीजिए कि वोट गिराने के एक दिन पहले आएंगे। या कोई जो हम कर रहे हैं 5 साल 10 साल से, हम अपने गाँव में समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उतना दूर से तो वो नहीं देख रहे हैं। अब उनको कोई बताएगा तो वो सुनी सुनाई बात होगी। लेकिन जब हम इन चीज़ों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जब हम यूज करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो परदेसी ही नहीं देखता है, बल्कि आज सोशल मीडिया से कौन नहीं जुड़ा हुआ है, फेसबुक कौन नहीं चला रहा है, व्हाट्सएप कौन नहीं चला रहा है। हमें ताज्जुब होता है वैसे समाज सेवियों से, प्रतिनिधियों से जो सोशल मीडिया का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये फेसबुकिया है, तो भैया ठीक है, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम फेसबुकिया उम्मीदवार है, आप धरती पकड़ बने रहो। आज तक तो कुछ कर नहीं सका, हम फेसबुक चला चला के ही समाज में बदलाव लाएंगे। और जो आप महिलाओं की बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो विल पावर है, उस चीज को हम दिखाएंगे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप घर बैठे रहिए, घर बैठे बैठे ही आप सब चीज देखते रहिए, हम आपके लिए क्या करें। और आपकी अगर कोई समस्या है तो हमसे बिना बात किए हुए भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या बन गई है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर है। ऐसे में जो सरकारी कार्यक्रम है वो जनता तक पहुंच नहीं रहा है। जो गांव में वार्ड सभा से लेकर ग्राम सभा का आयोजन होना था वो हो नहीं रहा है। लोगों के द्वारा बनाए हुए योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो नहीं रहा। ऐसे में आपके आने के बाद भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? आप वार्ड सभा कैसे करेंगे? आम सभा को कैसे रेगुलर करेंगे? भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? भ्रष्टाचार की जड़ जो है बहुत मजबूत हो चुकी है, और वो इसलिए मजबूत हो चुकी है और जनता को भी लगता है, आम पब्लिक को भी लगता है, ऐसे इस तरीके से लोगों के द्वारा समझा दिया गया है कि बिना कुछ चढ़ावा के होता उता नहीं है, फाइल आगे सरकता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग इस जगह मौजूद हैं, हमने भी इस फील्ड में काम किया है और बहुत ऐसे हमने काम किया है, ऐसा हमने काम किया है जो अब ये लोग बताते तो ज्यादा बेहतर होता है। खुद से बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज तक कोई भी वीडियो, कोई भी दरोगा, कोई भी डीएसपी, एसपी या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता हमसे 1 पैसे का डिमांड नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि ये भी किसी काम के बदले में किसी से पैसा लेता नहीं है। मेरा मानना है कि ऊपर वाले किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी और प्रतिनिधि को ये पता चल जाता है कि ये मुखिया इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लिया है, तो वो भी कहता है कि तू अकेले कैसे रख लेगा, तू इधर भी लाओ। अगर हम लेंगे ही नहीं तो वो हमसे मांगेगा क्यों? आपके आने के बाद, आपके मुखिया बनने के बाद, इस पंचायत को जनप्रतिनिधि एक अच्छा मिलने के बाद
आप अपने नेतृत्व में वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आपसे पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने वो काम नहीं किया हो, और यहाँ के लोगों के लिए वह काम इतना जरूरत है उस काम का जो आज तक उनके ये जरूरत पूरी नहीं हो सकी हो। वो 5 काम प्राथमिकता के आधार पे क्या क्या होगा? सबसे पहला मेरा जो काम है, हमारे प्राथमिकता में है, वो है कि करप्शन को कंट्रोल करना। सबसे पहला मेरा इस चुनाव को लड़ने का बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि हमारे पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं है। हमको शर्म आती है खुद अपने पंचायत का शिकायत करते हुए। एक राशन कार्ड जमा करने के नाम पर यहाँ के लोगों ने 100 रुपया वसूला बड़ी बेशर्मी के साथ कि हमको ब्लॉक जाने का पेट्रोल खर्चा चाहिए, और लोगों ने मजबूरन दिया। मान लीजिए कि 110 किलोमीटर हमारा मोरबा ब्लॉक है, अगर मान लीजिए 100 फॉर्म पब्लिक हमें देती है वहां जमा करने के लिए, और 100 रुपया अगर लिया जाता है तो कितना हुआ, कैलकुलेट कीजिए, 10,000 रुपया हुआ। हम वैसे लोगों, वैसे भ्रष्ट प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि क्या आप मोरबा हेलीकॉप्टर से जाएंगे उस फॉर्म को जमा करने के लिए? और अगर मोरबा जाने के लिए आपके पास पेट्रोल नहीं है पब्लिक का फॉर्म जमा करने के लिए, तो आपको मुखिया पद पर रहने का भी कोई हक नहीं है। इसके अलावा ये तो एक काम हुआ, पहला काम है। हम चाहते हैं, रोता है, हमारी यहाँ की जनता रो रही है, बकरी बेच करके, कान वाला बेच करके, खेत भरना रख करके, इंदिरा आवास में, दुनिया जहान में बहुत सारे जो लोग हमें बताते हैं, हम भी तो फील्ड में घूमते हैं ना, तो लोग हमें बताते हैं उस हिसाब से। तो पहला मेरा काम है कि उसको खत्म करना। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का माहौल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पिछले 10 साल के जो प्रतिनिधि बने हैं वो बस हमने सिखाया उनको दस्तखत करना, ऑन रिकॉर्ड बोलना है, वो सुनेंगे बाद में। हमने सिखाया 2 लाइन बोलना, उनको हमने सिखाया। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी कि लोगों ने उनको चुना, और चुनने के बाद तो वो, अब बताइए, जो शिक्षित खुद नहीं हो वो क्या शिक्षा का माहौल बनाएगा? शिक्षा का उसको महत्व ही नहीं पता है। तो अगर हमें मौका मिला तो हाई स्कूल तक यहाँ हुआ है, हाई स्कूल तक तो हो गया है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक हुआ है, लेकिन वहाँ का जो इंटीरियर व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं है। कागज पे बहुत सारे काम होते हैं, लड़के आते हैं ये वो। और अगर शिक्षा की हम बात करें तो हम चाहते हैं, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है कि हम अपने जो मतलब यहाँ के मुखिया रह चुके दादाजी है उनके नाम से हम यहाँ खास करके लड़कियों के लिए एक महिला महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। खुद की जमीन में करेंगे, खुद की जमीन में करेंगे, जमीन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। बाकी जो सहयोग जहाँ जिनसे लेना होगा वो हम लेंगे, एक चीज करेंगे। दूसरी चीज है कि उस जमाने में हमारे पूर्वजों के द्वारा, जिसमें हमारे दादाजी भी शामिल थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया था, और वो अभी है। ऐसा नहीं है कि वो भवन है, उसके जगह पर एक दूसरा बन भी रहा है, लेकिन वो पिछले 10-15 वर्षों में यहाँ के लोगों ने उसको ये हालत करके छोड़ा, ध्यान ही नहीं दिया। हमारा दूसरा सबसे प्रमुख है, चिकित्सा के क्षेत्र में हम काम करेंगे और उस हॉस्पिटल को पुनर्जीवित करेंगे और उसको सुचारू संचालन रूप से कराना पड़े। और हमारी इच्छा है कि, हमारी कोशिश होगी कि नया भवन जो बन रहा है उसमें डिलीवरी यहीं पे हो, डिलीवरी कराने के लिए नहीं जाना पड़े, कुत्ता किसी को काट ले तो उसको सुई के लिए कहीं अलग नहीं जाना पड़े। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सारी व्यवस्था यहाँ हो, वो है, सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, उस चीज का संचालन हो। तीसरा जो शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, जो हमारे यहाँ का एक लाइब्रेरी है जो उन लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ है और जो अस्त व्यस्त व्यवस्था में है, उसको हम एक डिजिटल लाइब्रेरी का रूप देंगे हम अपने मुखिया रहते हुए। और तमाम स्टूडेंट और जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, एलईडी की व्यवस्था, लैपटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त करेंगे वहाँ पर। और जो भी किताब उताब जहाँ से भी हमको करवाना होगा, सहयोग होगा, आपका पैर पकड़ के आपसे मदद ले लें, इनका ले लें, उनका ले लें, किसी का ले लें, वो करके करेंगे। और जो कंपटीशन का स्टूडेंट होता है, जो भी जिसको ग्रुप जीटी में जो शामिल होता है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे युवाओं को पड़ोस के पंचायत में जाना पड़ता है क्योंकि उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि जो भी ग्रुप डिस्कशन करने वाले और कंपटीशन के तैयारी करने वाले हों, उनका हम कुछ ऐसा मतलब उस तरीके की तैयारी यहाँ पे हम कराएंगे। तीसरा, क्रिकेट से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। खेल के क्षेत्र की बात करते हैं, मेरा मानना है कि किसी भी आदमी मतलब खास करके युवाओं को शारीरिक, मानसिक और हर तरीके के विकास के लिए खेल का उसके जीवन में होना, खेल से जुड़ा होना जरूरी है। और पिछले हमने 7-8 साल मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है। उसमें हम कई बड़े बड़े नेताओं को इन्वाइट किया है, कई पदाधिकारियों को हमने साल बाई साल किया है। तत्कालीन अभी जो वर्तमान में सांसद नित्यानंद राय जी आए हुए थे, आलोक मेहता को
कार्यक्रम में हम आए हैं, कई SDO साहब भी आए, मतलब कई लोग आते रहे हैं। अभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया है वो ग्राउंड, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम उन चीज़ों को हम करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे। बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, बड़े ताजुब के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बहुत सारे हमारे मतलब 60+ लोग हैं, दादा दादी चाचा चाची जो भी हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन अभी भी सर नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिल रहा है। अगर एक सर्वे, कॉमन सर्वे किया जाए तो हमें लगता है कि 40% लोग अभी भी परेशान हैं। चुनावी माहौल देख करके बहुत सारे लोग उनका आधार कार्ड फोटो कुछ ले रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो खेल देख लीजिए, लॉकडाउन से पहले एक चुनाव का माहौल बना, उसमें लोग ले लिए कि बस 2 महीना में आपका हो जाएगा। लोग सोचे कि जब तक 2 महीना तो टाइम लग ही जाता है, 2-2.5 महीना हमारा चुनाव निकल जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि कोरोना आ जाएगा। अब वो बढ़ गया, अब उनको अब हिसाब देना पड़ रहा है, भैया आप तो 2 महीना पहले बोले थे 2 महीना मिल जाएगा, अब तो ये 6-7 महीना हो गया, अब कहाँ है कि नहीं। बहुत सारे लोग उसी वृद्धा पेंशन के नाम पर चुनाव जीत लेना चाह रहे थे। ये सब चीज जो है, ये सब चीज है। बहुत सारी मतलब हमारी बहन बेटियां हैं गांव में, अब वो कहती है कि संतोष भैया हमारा ये फॉर्म भर दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उन्हें नहीं मिलता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, ये मतलब हम सरकार से भी मांग करते हैं, यहाँ के जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे भी हम एक मांग करते हैं। एक योजना है कबीर अंत्येष्टि योजना, थोड़ा इन चीज़ों को मतलब सुनिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना है, बताइए वो इसलिए दिया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति है, कोई गरीब मरा है, उसको 3000 रुपया, पहले 1500 था, 3000 रुपया एट ए टाइम दिया जाए, ताकि वो कफन खरीद सके और उसकी अंत्येष्टि कर सके। लेकिन ये सिस्टम क्या बन गया, शुरू में ऐसा कैश पेमेंट हो रहा था, तो कोई भी था उस समय कैश निकाल के दे दिया जाता है। अब उसमें क्या सिस्टम हो गया है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कीजिए, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपको चेक दिया जाएगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ही से पहले जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर किसी का कोई परिजन मरा, किसी गरीब का परिजन मरा, उसे पता नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, और बनने की बात छोड़िए, अगर उसको कबीर अंत्येष्टि और कफन खरीदना हो और उसके लिए सरकार मदद कर रही है, वो उसको पकड़ के रोएगा, कलेजा पीटेगा, वो मतलब शोक में डूब जाएगा, उसके परिजन बांस काटेंगे, कुछ और करेंगे कि वो सर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे, वो फॉर्म खरीदने जाएंगे उस लाश को छोड़ करके अप्लाई करने के लिए। और अगर आप चेक बाद में देते हैं, कुछ दिन के बाद मिलता है, पूरे सिस्टम के बाद मिलता है, तो हमें लगता है कि उसका अंत्येष्टि योजना नाम नहीं होना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। एट ए टाइम कैश पैसा मिलना चाहिए। हर मुखिया को ये आदेश होना चाहिए, या वो अगर मैं बना मुखिया तो हम आपको बताते हैं कि इसी सिस्टम को थोड़ा हम अपने तरीके से करेंगे कि हम कबीर अंत्येष्टि योजना में जो भी होगा, हम कैश एट ए टाइम पैसा देंगे मृतक को, और उसके बाद हमें भरोसा है अपने जनता पर, हम उसके बाद उसका कागजी प्रोसेस पूरा करेंगे। अगर किसी कारण बस अगर वो व्यक्ति देने में सक्षम नहीं हुआ है नहीं, तो हम उनकी सेवा में छोड़ देंगे, चलिए रख लीजिए, लेकिन एट ए टाइम मिलना चाहिए सर, हम ऐसा करेंगे। ये है संतोष यादव जी, जो सरकार के विकास कार्यक्रम और सरकारी प्रशासनिक उदासीनता से संतोष नहीं रखते हैं। इनका ये कहना है कि बापू के सपनों का भारत आज भी उसी हाशिए पर है जहां बापू इसे छोड़ कर गए थे। और चलते चलते यह कहना बिल्कुल ही सही होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। जी, मैं संतोष यादव, चकसिकंदर पंचायत का मुखिया उम्मीदवार। मैं अपने तमाम चकसिकंदर पंचायत के सम्मानित दादा दादियों, चाचा चाचियों, भैया भाभियों, माँ बहन और जितने युवा साथी हैं, जो भी बहन बेटी हैं, जो भी बच्चे हैं, बच्चा बच्चा पत्ता पत्ता, हर किसी से हम अपील करना चाहते हैं कि आपके पंचायत में पिछले 15 वर्षों में कम से कम क्या हुआ है, आपके गांव की सड़कें कैसी है, आपका विकास कैसा है, आपके पंचायत का करप्शन भ्रष्टाचार कैसा है,
घूस पेंच का जो व्यवस्था है वो कैसा है, आप कितने परेशान हैं, आप बाढ़ में कितने परेशान हुए हैं, आप कोरोना में कितने परेशान हुए हैं, और इन परेशानियों को देखने वाला आपका कौन था, आपके बीच में कौन था, और आगे किसी भी तरह की परेशानी आएगी उसमें कौन देखेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को दिन सुबह 7 बजे सबसे पहले अपने अपने बूथ पे जा कर के आप वोट गिराइएगा, मतदान अवश्य कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और हम चूँकि आप ही के वोट लेने के लिए हम भी इस बार आपके बीच आए हैं, आपसे लगातार पिछले 10 साल से मिलते जुलते रहे हैं, आपके संपर्क में रहे हैं, तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस बार का वोट आप ईवीएम के 9वें नंबर पर सबसे आखिरी सिंबल कैमरा छाप आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त संतोष आपके बीच है। आपने सबको बनाया है, हर किसी को बनाया है, आप ही के आशीर्वाद से सब बना है। इस बार एक मौका आप हमें भी दें, और हमने आपसे वादा जो किया है, जो हमारा प्रचार है, जो हमारा पीछे कैलेंडर लगा हुआ है, हमने पहला लाइन लिखा है कि 5 साल के अंदर चमकेगा चक सिकंदर। और हम आपसे वादा करते हैं कि 5 साल के अंदर अगर चमकता हुआ चक सिकंदर नहीं दे सके तो 2026 में आपके बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। इसी अपील के साथ एक बार फिर से आप सबों को नमस्कार प्रणाम करते हुए एक बार फिर अपना बहुमूल्य कीमती वोट, अपना सहयोग, आशीर्वाद ईवीएम के 9वें नंबर पर कैमरा छाप पर अपने संतोष को, अपने बेटा संतोष को, अपने भाई संतोष को, अपने दोस्त संतोष को दीजिए, और एक बार मुखिया के रूप में अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। नमस्कार।